चलिए सभी विद्यार्थियों को रवि वर्मा के साथ सेंसर क्लासेज में पुनः स्वागत है। तो कहा गया है अभी तो परिंदों का असली उड़ान बाकी है, अभी तो परिंदों का असली उड़ान बाकी है, अभी आप लोग विद्यार्थियों का इम्तिहान बाकी है। अभी पढ़े हैं सिलेबस मुट्ठी भर, अभी पढ़े हैं सिलेबस मुट्ठी भर, अभी पढ़ना पूरा आसमान सा बाकी है। तो आइए स्वागत करते हैं आप लोग को आज के रिवीजन और मैराथन के इस दौर में। पहले हम लोग देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, उसके बाद देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और आप अपने वैसे दोस्तों के पास जो फिजिक्स को रिवीजन करना चाहते हैं उनको पास यह लिंक शेयर अवश्य कर देंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग के पास, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान ज्ञात करें। विद्युतीय विभव को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं और आपको परिभाषा भली भांति याद होगा कि एक इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युतीय विभव कहते हैं और इसे V द्वारा सूचित किया जाता है। और V बराबर W/Q का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा और इसका जो मात्रक है m के पत्ती में जूल प्रति कूलम आ जाता है और SI पत्ती में जूल प्रति कूलम इक्वल टू वोल्ट बन जाता है। तो आगे सीखते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन क्या पूछा है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान ज्ञात करना है। तो चलिए मान लिया जाए, यहाँ पर हमने लिखा सोल्यूशन में, माना कि Q एक बिंदु आवेश है, एक Q है जहाँ एक बिंदु आवेश है, इससे r दूरी पर एक पॉइंट A स्थित है जहां पर हमें विभव V का मान ज्ञात करना है। अब विद्युतीय विभव कहता है कि इस एक इकाई को यहां से उठाकर इस पॉइंट तक लाना है, तो लाने में कुछ तो कार्य होगा। तो कार्य बराबर हम लोग पढ़े हैं बल गुणे विस्थापन। तो यहां से W बराबर आ जाएगा -F × S। अब हम यहां से क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड कर लिए, कि इसको भी डिफ्रेंशिएशन कर लिए dW, और जो विस्थापन था ये परिवर्तित हो रहा था, इसको हमने कर दिया dr। तो यहां से आ गया। और कूलम्ब का नियम पढ़े हैं कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस कूलम्ब के नियम से आ जाता है 1/4πε0 गुने Q/r²। यहाँ पर आवेश का मान Q है, दूरी r है, तो इसलिए r² हो गया। dr को dr हमने रहने दिया। अब क्या करना है, अगले स्टेप में आप लोग को कर देना है इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ समाकलन करने पर। तो क्या देखेंगे, इंटीग्रेशन यहाँ से dW का हो जाएगा और यहाँ से इंटीग्रेशन 1/4πε0 गुने Q/r² dr का हो जाएगा। अब यहाँ पर समझना है कि जो कार्य है, जब कार्य यहाँ है, जब आवेश यहाँ पर है तो कार्य हमारा 0 होगा और दूरी भी हमारा 0 होगा। लेकिन जब इस आवेश को यहाँ से उठाकर इस पॉइंट तक लाया जा रहा है तो दूरी r तय कर रहा है और r दूरी तय करने में W वर्क हो रहा है, जिसे विभव भी कहते हैं। तो इसीलिए W 0, तो दूरी जो है r वो 0। जब दूरी r ये तय कर लेती है तो कार्य जो है विभव भी में बदल जाता है। अब यहाँ से प्यारे दोस्त आप लोग पढ़े होंगे इंटीग्रेशन में कि इंटीग्रेशन जो dx का होता है वो सिर्फ x होता है, dz का z होगा, dw का w होगा। तो इसी प्रकार से इंटीग्रेशन जब dw है तो इसका इंटीग्रेशन सिर्फ क्या हो जाएगा, w। लिमिट हम लोग देखते हैं, अपर लिमिट भी चला गया, लोअर लिमिट 0 चला गया, इक्वल टू। यहाँ से देखेंगे इसमें एक रूल बतलाया गया है कि जो वेरिएबल फंक्शन होता है उस वेरिएबल फंक्शन को हम लोग अंदर रखते हैं और जो कांस्टेंट बन जाते हैं उसे हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। और इसमें दूसरी लॉजिक वाली बात बतलाए थे, आप लोग को भली भांति याद होगा कि D फॉर डॉक्टर के साथ जो है मरीज हो गया, मरीज को अंदर रखना है और बाकी परिवार जो भी होंगे उनको कहाँ रख देना है, बाहर रख देना है। तो डॉक्टर के साथ r है तो r वाला टर्म अंदर रहेगा, तो r के पावर 2 जो है ये अंदर चला जाएगा, बाकी बाहर। तो जब r के पावर 2 अंदर में आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा इंटीग्रेशन r के पावर -2 dr के फॉर्म में चला जाएगा। तो इसमें एक रूल और हम लोग पढ़े हैं, पावर को बाहर निकाल देते हैं, पावर इसमें डिफरेंशिएशन में, लेकिन इंटीग्रेशन में पावर में क्या करते हैं, पावर में एक जोड़ देते हैं और उतना से ही भागा दे देते हैं। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर क्या हमने W
अपर लिमिट भी लोअर लिमिट 0 -1/4πε0 गुने क्यू, और यहाँ पर आ गया r के पावर -2 + 1 इक्वल टू बचेगा -1 और -1 से डिवाइड कर देंगे, अपर लिमिट r हो गया, लोअर लिमिट 0। अब यहाँ पर w की जगह अपर लिमिट रखेंगे v हो जाएगा, लोअर लिमिट रखेंगे 0 इक्वल टू, अब देखिए माइनस से ये माइनस में गुना होगा तो साइन हो जाएगा प्लस का। अब आ जाएगा यहाँ से q, और ये जो बचेगा सिर्फ r के पावर -1 फिर 0 के पावर -1 0 हो जाएगा, तो r के पावर -1 बचा है उसको नीचे ले आएंगे तो बच जाएगा r, और ये आ गया 0 कैंसिल, तो v इक्वल टू 1/4πε0 गुने q/r²। ये पहला थ्योरम हम लोग का प्रूव्ड हुआ। अब आता है अगला क्वेश्चन कि किसी बिंदु आवेश के किसी विद्युतीय द्विध्रुव के कारण, दे दे क्वेश्चन आप लोग को, किसी विद्युतीय द्विध्रुव के कारण, बिंदु आवेश की जगह कर दे विद्युतीय द्विध्रुव के कारण, विद्युतीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, याद रखेंगे, अक्षीय स्थिति में विद्युतीय विभव का मान ज्ञात करें। तब इसमें हम लोग कैसे करते, तो यहां पर करते, इसमें फिगर देखना होगा, वीडियो पॉज करके हम एक बार बना लेते हैं ताकि हम कम समय में जो है रिवीजन ज्यादा कर सके। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हम लोग का, किसी विद्युतीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युतीय विभव का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे दे विद्युतीय द्विध्रुव, जब समान मान और विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे जाते हैं तो उसे हम लोग विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं, डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। जब समान मान और विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे जाते हैं तो उसे विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। इसके बीच की लंबाई को 2l से सूचित करते हैं या 2x से सूचित करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग को समझना है कि माना कि ए बी एक विद्युतीय द्विध्रुव है, माने कि ए और बी जो है, ए बी एक विद्युतीय द्विध्रुव है, और विद्युतीय द्विध्रुव की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है, इसीलिए पहले माइनस लिए हैं बाद में प्लस लिए हैं। अब यहाँ पर याद रखना है आप लोग को कि इसके बीच की जो लंबाई है वो 12 मान ली। मध्य बिंदु O से और दूरी पर, इस मिडिल पॉइंट O से और दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई पॉइंट P स्थित है जहां हमें V का मान निकालना है। अब कहता है कि जब यहां से इसके मिडिल पॉइंट O से यहां तक की दूरी R है तो इस B पॉइंट से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगा, R माइनस में L, और P पॉइंट से A पॉइंट तक की जो दूरी होगा वो L इधर जुड़ जाएगा, तो यहां तक दूरी R है, यहां तक L है, तो R प्लस में L। अब देखते हैं P बिंदु पर A के कारण क्या होगा, तो अभी A सिंगल आवेश के कारण पढ़े थे विद्युतीय विभव में हम लोग 1/4πε0 गुने q/r, सिंगल आवेश के कारण पढ़े हम लोग भी इक्वल टू 1/4πε0 गुने में r। तो यहाँ पर सिंगल आवेश एक q के लेकर चलते हैं और इसकी दूरी हो जाएगी r प्लस में l। तो यहाँ पर चार्ज है माइनस में, इसलिए यहाँ पर वैल्यू रख दिया -1/4πε0 गुने q/r प्लस में l, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं P बिंदु पर पुनः B के कारण, तो B पे जो चार्ज है वो Q है, तो प्लस में Q रख लिए, दूरी है R माइनस एल, B से P तक की दूरी R माइनस एल, इक्वेशन सेकंड। अब चलेंगे द्विध्रुव के कारण, तो भी टोटल कितना हो जाएगा, VA प्लस में VB। अब यहाँ पर देखते हैं, दोनों को जोड़ते हैं रख के समीकरण में, तो -1/4πε0 गुने q/r प्लस एल, वहां आ जाएगा 1/4πε0 q/r माइनस एल। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो हमने क्या किया कि 1/4πε0 गुने q दोनों में कॉमन है, इस कॉमन को बाहर निकाल लिए। अब देखते हैं कि ये वाला पोर्शन प्लस में, तो इसको पहले लिख लिए, ये वाला पोर्शन माइनस में बच रहा है, इसको बाद में लिख लिए। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग 1/4πε0 गुने q और a प्लस b और a माइनस बी के रूप में है, ये a प्लस बी हो गया और a माइनस बी के रूप में हो गया, तो दोनों को इनटू में ले लिया हम लोग, इनटू में लिया तो माइनस से माइनस खत्म होता है, बचेगा प्लस, r प्लस एल हो गया, प्लस से प्लस खत्म होता है, बचेगा माइनस, r माइनस में एल हो गया।
नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं Vt इक्वल टू 1/4πε0 गुने Q हो जाएगा, ये तो कॉमन आता आ रहा है। अब यहाँ पर R प्लस एल रह गया, माइनस आर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एल, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4πε0 यहाँ पर देखिए एल एल 2l और 2l को गुना करेंगे Q से तो बन जाएगा 2QL। नीचे क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अगला स्टेप में कहता है आर स्क्वायर ग्रेटर देन एल स्क्वायर है, आर स्क्वायर मोर ग्रेटर देन एल स्क्वायर, हेंस एल स्क्वायर भी 0। अगर यदि आर स्क्वायर का मान एल से बहुत बड़ा है तो एल का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 0। तो एल का जब मान 0 हो जाएगा तो बचेगा कितना, पी बटा में आर स्क्वायर। पी कहां से आ गया, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, कि जब विद्युतीय द्विध्रुव के किसी एक मान को बीच के दूरी से गुना करते हैं, जब विद्युतीय द्विध्रुव के किसी एक मान को बीच के दूरी से गुना करते हैं तो उसे विद्युतीय द्विध्रुव अघूर्ण कहते हैं, और जब चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक मान को बीच के दूरी से गुना करते हैं तो उसे चुंबकीय द्विध्रुव अघूर्ण कहते हैं। तो अगर सेम क्वेश्चन आ जाता कि किसी चुंबकीय द्विध्रुव के कारण, यहाँ पर क्वेश्चन बदल देता, अगला चुंबकीय द्विध्रुव के कारण, तीसरा क्वेश्चन कि अक्षीय स्थिति में चुंबकीय विभव क्या होता, चुंबकीय विभव। तो सेम करते कि माना कि ए बी एक चुंबकीय द्विध्रुव है, क्या कर लेते, चुंबकीय द्विध्रुव है जिसकी बीच की लंबाई 12 है, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई पी बिंदु स्थित है जहां हमें क्या निकालना है, चुंबकीय विभव का मान ज्ञात करना है। अब इसको हम लोग बना लेते मैग्नेट, क्या बना लेते, मैग्नेट, और Q के जगह आ जाता हमारा यहाँ पर S और यहाँ पर आ जाता N, नॉर्थ साउथ होती है। अब यहाँ पर जब S आ गया, यहाँ पर N आ गया, तो यहाँ का तीव्रता जो है पोल इंटेंसिटी माइनस एम, यहाँ की तीव्रता प्लस एम हो जाएगी। तो अब सेम चीज रहेगा, यहाँ B के जगह भी कर लेंगे। कौन सा, पोटेंशियल तो निकालना है, पोटेंशियल तो निकालना है, लेकिन किसके कारण, चुंबक के कारण। तब क्या कर लेंगे, यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए आ रहा है बी पॉइंट। अब यहाँ पर पुनः देखेंगे पी बिंदु पर ए के कारण क्या निकालना है, अब भी निकाल रहे हो, ए के कारण, तो कितना हो जाएगा, तो इसमें कांस्टेंट चेंज होंगे और कांस्टेंट की जगह आएगा म्यू नॉट बट्टा 4 पाई गुने, यहाँ पर माइनस एम है तो आ जाएगा माइनस एम बट्टा आर प्लस में एल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बी के कारण भी निकालेंगे, बी के कारण तो इसमें आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई गुने प्लस एम बट्टा आर माइनस में एल। अभी टोटल फिर से वही आ जाएगा, बी ए प्लस में भी तो करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ से पैटर्न हमारा चेंज हो जाएगा, कांस्टेंट वाला म्यू नॉट बट्टा 4 पाई आ जाएगा एम, यहाँ क्या हो जाएगा एम, म्यू नॉट बट्टा में 4 पाई। अब म्यू नॉट बट्टा 4 पाई, म्यू नॉट बट्टा 4 पाई गुने एम कहाँ जाएगा, बाहर, तो म्यू नॉट बट्टा 4 पाई गुने एम हो गया बाहर। अब यहाँ पर बच गया 1 बट्टा आर माइनस एल, पहले फिर से इसको माइनस वाला जो है इसको बाद में लिख लिए, फिर से सेम पैटर्न, माइनस माइनस ए वाला जो है दोनों को एलसीएम ले लिए, माइनस खत्म प्लस आएगा, प्लस खत्म माइनस आ जाएगा, फिर से इस स्टेप में आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई गुने में एम, तो यहाँ पर भी आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पर बन जाएगा 2ml, कितना बन जाएगा 2m, और 2ml को बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा 2ml को यहाँ पर आ जाएगा म्यू नॉट बट्टा 4 पाई और गुने में हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल एम बटा में आर स्क्वायर। तो ये आ गया हम लोग का चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अच्छे स्थिति में चुंबकीय विभव का मान। अब आता है कि फिर से क्वेश्चन देता, चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग सीख रहे हैं कि किसी विद्युतीय द्विध्रुव के कारण ही, चौथा नंबर क्वेश्चन है फिर से, किसी विद्युतीय द्विध्रुव के कारण
किसके कारण? विद्युतीय द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युतीय क्षेत्र अब दे दे, अगर दे दे आपको विद्युतीय क्षेत्र का मान ज्ञात करे, तो फिर से हम लोग करेंगे। माना कि ए बी एक विद्युतीय द्विध्रुव है जिसकी बीच की लंबाई 12 है, मध्य बिंदु O से r दूरी पर अच्छी स्थिति में कोई बिंदु P स्थित है, जहां पर हमें क्या निकालना है? विद्युतीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। फिर से इसको हम बना देंगे आवेश माइनस Q और यहाँ ले लेंगे प्लस Q। अब यहाँ पर निकालना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड E का मान क्या होगा। तो अब जो है ए बिंदु पर यहाँ पर चीजें बदलेगी, ये चीजें कॉन्सेप्ट जो है ये चेंज हो जाएगा यार। अब क्या होगा इसे ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर पी बिंदु पर ए के कारण जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ए के कारण वो मिलेगा 1/4πε0 चार्ज हो गया माइनस Q, दूरी का स्क्वायर होता है तो दूरी r प्लस एल है तो r प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब b के कारण निकालोगे तो 1/4πε0 प्लस Q r माइनस एल का स्क्वायर, ये हो जाएगा सेकंड। द्विध्रुव के कारण ई टोटल करोगे तो ई ए प्लस में ई बी करना होगा। क्या करना होगा? ई ए प्लस में ई बी। अब इसका वैल्यू पुनः हम लोग रखते हैं तो क्या पाएंगे, फिर से चेक करिए। तो ई टोटल रखोगे तो फिर से आ जाएगा 1/4πε0 गुने माइनस में Q बट्टा R प्लस एल का स्क्वायर प्लस में 1/4πε0 गुने प्लस में Q R माइनस एल का स्क्वायर। अब देखो 1/4πε0 जो है 1/4πε0 गुने Q, ये दोनों में कॉमन है तो यहाँ से हम प्लस वाला को पहले लेते हैं, स्क्वायर वाला को, माइनस वाला में इसको R प्लस एल स्क्वायर को बाद में लिख लिए। यहाँ तक किन्हीं को किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगी। अब ई टोटल हम फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 1/4πε0 गुने Q और यहाँ से ले लेंगे R माइनस एल के स्क्वायर R प्लस एल के स्क्वायर। अब माइनस से माइनस खत्म होगा, बचेगा R प्लस एल का स्क्वायर माइनस प्लस से प्लस खत्म हो जाएगा, बच जाएगा R माइनस एल का स्क्वायर। तो अब ई टोटल जो आएगा 1/4πε0 गुने Q और यहाँ तोड़ लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में टूट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। अब इसको तोड़ते हैं, ए स्क्वायर तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में एल स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 2rl अपॉन यहाँ पर देख रहे हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, पूरा का बन जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर हो जा रहा है कैंसिल, तो बचा कितना? तो ई टोटल बराबर बच रहा है 1/4πε0 गुने Q, ऊपर हो गया 4rl अपॉन आर के आर स्क्वायर के हम स्क्वायर कर लेंगे, क्यों यहाँ पर फिर से यूज कर लेंगे आर स्क्वायर मोर ग्रेटर देन एल स्क्वायर और एल स्क्वायर इक्वल टू 0 यूज कर लेना। यहाँ पर क्या यूज कर लेना? आर स्क्वायर मोर ग्रेटर देन एल स्क्वायर, हेंस एल स्क्वायर इक्वल टू 0। तब कितना आ जाएगा? तो ई टोटल जो अब आ रहा है एक्चुअल में ध्यान देंगे, ई टोटल कितना मिलेगा? 1/4πε0 गुने, इसको हम लिख सकते हैं 2ql गुने 2r, कोई दिक्कत? आर के पावर 4, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 और 2ql बनता है p। तो ई टोटल जो होगा 1/4πε0 p और 2 है तो 2p हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा r का q। ये निकल गया हमारा अक्षीय स्थिति के लिए विद्युतीय क्षेत्र का व्यंजक। अब देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग। किसी विद्युतीय द्विध्रुव के कारण स्थिति बदल दे, या यहाँ पर क्वेश्चन दे दे किसी चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करे। तो याद रखिएगा चुंबक में भी सेम पैटर्न चलेगा। चुंबक में खाली करना क्या है कि Q के जगह आपको M ले लेना है, यहाँ Q के जगह M ले लेना है। कांस्टेंट जहां 1/4πε0 इलेक्ट्रिक फील्ड में ले रहा है वहां पर ले लेना है μ0/4π। अगर ये कॉन्सेप्ट आप सीखते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपको फ्री में है, दूसरी क्वेश्चन आपको स्वतः बन जाएगी। 2 चीजें सुधार करना है सिर्फ आपको,
क्यू की जगह एम का प्रयोग करना है, 1/4πε0 की जगह μ0/4π का प्रयोग करना है। और जहां 2QL आ रहा था इसमें मिलेगा 2ml, तो 2QL बराबर P बना था और 2ml बराबर कैपिटल M बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से 5वां क्वेश्चन तो ये आपका कंप्लीट हो गया होगा। अब देखते हैं हम लोग विद्युतीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय की जगह स्थिति बदल दे कर दे आपको निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो इस पे ध्यान दीजिए, इसमें भी लिखेंगे सेम चीज कि माना कि ए भी एक विद्युतीय द्विध्रुव है, बीच की लंबाई 12 है, मध्य बिंदु O है, O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, किस स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, जिसको हम लोग इक्वेटोरियल बोलते हैं, कोई P बिंदु स्थित है जहां विद्युतीय विभव अगर निकालना हो या विद्युतीय क्षेत्र निकालना हो। क्लियर है, दोनों चीजें अभी देखेंगे, पहले क्षेत्र ही देख लेते हैं। तो अब कहता है कि ए, मान लिए कि यहाँ पर हमारा -q चार्ज था, यहाँ पर +q चार्ज था, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, इसकी मिडिल पॉइंट ओ थी, तो इसकी पूरी लंबाई थी 2l, तो आधा लंबाई कितना बच जाएगा, l। इस वाले पॉइंट से r दूरी पर एक पॉइंट हमने कंसीडर किया है जिसका नाम दिया है P, और इस P बिंदु पे निकालना है क्षेत्र का मान। तो A के कारण जो है ये माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा और B इसको रिपेल करेगा, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर A जो है एंगल थीटा के साथ है तो ये भी एकांतर कोण से एंगल थीटा हो जाएगा। और पढ़े होंगे हम लोग सटा कॉस और हटा साइन, तो इसमें प्रयोग हो जाएगा कॉस थीटा का, और जब कॉस थीटा का इसमें प्रयोग होगा तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला पढ़े हम लोग आधार बट्टा में कर। तो अगर ये थीटा है तो ए वाला पोर्शन कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो कॉस थीटा का जो वैल्यू आगे आएगा तो आधार का वैल्यू एल मिल जाएगा और कर्ण कितना हो जाएगा, जब एल ये हो गया, ये आर हो गया, तो इसका जो वैल्यू है r² प्लस में l², तो एक कर्ण का वैल्यू r² प्लस में l² मिलेगा। अब यही कॉन्सेप्ट को आत्मसात करना है आप लोग को। अब चलिए फिर से चलते हैं, अब P बिंदु पर किसके कारण, A के कारण कितना मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड EA के कारण 1/4πε0, चार्ज कितना है -q, दूरी है √r² l², पूरा के होल स्क्वायर होता है, तो ए जो कंप्लीट होगा आपका 1/4πε0 -q/r² प्लस l², ये बनेगा इक्वेशन फर्स्ट। अब पुनः जो है हम लोग चलेंगे P बिंदु पर किसके कारण, B के कारण, तो निकालेंगे EB, तो EB का मान जो होगा 1/4πε0 q और √r² प्लस l² पूरा के होल स्क्वायर कर लोगे तो फिर से यही मिलेगा, EB = 1/4πε0 q अपॉन √ कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, अब बचेगा r² प्लस l², इक्वेशन सेकंड। अब कहता है नेट द्विध्रुव के कारण जो है निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण, अब किसके कारण, द्विध्रुव के कारण क्या मिल जाएगा, ई टोटल जो है ये मिल जाएगा EA cos थीटा का मॉड हो जाएगा प्लस में EB cos थीटा का मॉड हो जाएगा। तब यहां से ई टोटल हम लोग फाइंड करते हैं, तो EA का वैल्यू है कितना, 1/4πε0 गुने -q r² प्लस l² इंटू cos थीटा प्लस में 1/4πε0 गुने +q r² प्लस l² इंटू cos थीटा। अब देखिए जिसमें मॉड का प्रयोग होता है उसमें निगेटिव जो है आउटपुट में पॉजिटिव हो जाता है, तो ई टोटल जो होगा 1/4πε0 ये बन जाएगा q/r² l² इंटू cos थीटा प्लस में 1/4πε0 गुने q/r² प्लस l² इंटू cos थीटा।
जब ये इतना हो जाएगा तो ध्यान देना है कि दोनों सेम है, तो 1 + 1 = 2 होता है। तो ई टोटल भी जो होगा हम यहाँ पर कर लेंगे 1/4πε0 और क्यू को कर लेते हैं 2q, साथ में cos θ/r² + l²। अब इसमें cos θ का वैल्यू हम लोग शुरू में देखे हैं 1/4πε0 2q r² + l²। cos θ का वैल्यू हम लोग देखे कितना मिला, cos θ का वैल्यू l/r² l² का रूट है। तो ऊपर में तो बनेगा 2ql, तो यहां से हो जाएगा ई टोटल = 1/4πε0, ऊपर में बन जा रहा है p और नीचे आ जाएगा r² l² के पावर 3/2। फिर से यहाँ पर यूज कर लेना है आप लोग r² ग्रेटर देन l², हेंस l² = 0। तब क्या मिलेगा इसके आगे, जो समझिए इसके आगे क्या स्टेप होगी। इसके आगे का जो स्टेप आप लोग को आ जाएगा कि टोटल में वो मिल जाएगा 1/4πε0 p बट्टा, और यहाँ हो जाएगा r² के पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये टोटल जो मिलेगा 1/4πε0 p बट्टा में r क्यों मिलेगा। सेम पैटर्न लगाना था मैग्नेट में, मैग्नेट निकालते तो भी टोटल मिलता μ0/4π, उसमें p के जाएगा कैपिटल M/r क्यों मिल जाएगा निरक्षीय स्थिति में। तो जिस प्रकार से हम लोग विद्युत सीखे उसी प्रकार से चुंबक का जो है अक्षीय निरक्षीय वो बिल्कुल आसानी से आप इसे कवर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगला टॉपिक 6ठा नंबर हम लोग। तो 6ठा नंबर देखेंगे गॉस प्रमेय को। हम लोग कहता है गॉस प्रमेय पढ़े होंगे, किसी बंद पृष्ठ के कारण, किसी बंद पृष्ठ के कारण जो होता है फ्लक्स का मान Q/ε0 आ जाता है। चार्ज इनक्लोड बाय अनइक्लोज सरफेस इक्वल टू Q/ε0, दैट इज कॉल्ड गॉसेस थ्योरम। अब आता है यहाँ पर गॉस प्रमेय को सत्यापित करना है। किस प्रकार से करें, तो कहता है माना कि Q आवेश के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु A पर विद्युतीय क्षेत्र का मान E है, कि एक Q आवेश है, यहाँ से R दूरी पर एक पॉइंट हमने कंसीडर किया A, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना आ गया E, विद्युतीय क्षेत्र का मान E हो जाता है। अब कहता है कि अब इस R को त्रिज्या मानते हुए एक काल्पनिक गॉसीय पृष्ठ का रचना किया, जिसका क्षेत्रफल मान लेते हैं कि ds है। गॉसीय पृष्ठ जिसका रचना करते हैं उसका क्षेत्रफल कितना है ds, और इससे गुजरने वाले फ्लक्स का जो मान है वो फाई है। अब आता है विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है, तो पढ़े होंगे सदिश क्षेत्र और अदिश क्षेत्र के जो आपका सदिश क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र का अदिश गुणनफल होता है उसे विद्युतीय फ्लक्स, या फिर पढ़े होंगे आप कि एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखा की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पर भी सेम चीज आ गया कि अब ए बिंदु पर जो है इस Q आवेश के कारण हम लोग निकालेंगे विद्युतीय क्षेत्र। तो विद्युतीय क्षेत्र अभी हम लोग सीखे व्यंजक में आता 1/4πε0 Q बट्टा में r², इतना आ गया हम लोग का। अब आता है फ्लक्स के परिभाषा से। फ्लक्स का परिभाषा क्या कहता है, फाई बराबर AdS cos θ। तो फाई बराबर हमने AdS cos θ रख लिया। अब आता है यहाँ पर जो थीटा आता है वो 0 डिग्री हो जाता है, तो EdS तो cos 0 का वैल्यू हो जाता है 1। ds जो यहाँ पर नजर आ रहा है ये ds होता है क्षेत्रफल, और गोला का क्षेत्रफल हम लोग पढ़े हैं 4πr² होती है। तो फाई बराबर 1/e का मान हो गया, यहाँ से रख लिए 1/4πε0 गुना Q/r², और ds जो गोले का क्षेत्रफल है इसको रख दिया 4πr²। तो 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, r² से r² कैंसिल, तो बचा कितना फाई बराबर Q/ε0, इसको हम लोग बोलते हैं गॉस प्रमेय। अब क्वेश्चन है जो बदल के पूछ सकता है, तो पूछेगा गॉस प्रमेय की सहायता से कूलॉम नियम को सत्यापित करें। गॉस प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम को सत्यापित करें। तो अब ध्यान देना है, कहता है कि माना कि दो गो आवेश है, दो आवेश को Q माने कोई और Q आवेश के बीच की दूरी r है। अब r को पुनः त्रिज्या मानते हुए एक काल्पनिक गॉसीय पृष्ठ का रचना किया जिसका क्षेत्रफल ds है और गुजरने वाले फ्लक्स फाई है। अब इसमें कहता है गॉस प्रमेय क्या कहता है, गॉस प्रमेय कहता है फाई बराबर Q/ε0, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए,
अब फाई जो है ये फ्लक्स है, और विद्युतीय फ्लक्स का परिभाषा कहता है फाई बराबर ईडीएस कॉस थीटा होती है। तो फाई बराबर हमने रख लिया ईडीएस कॉस थीटा, यहां से आ जाएगा क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। अब ई और डी एस जो है गोले का क्षेत्रफल, तो 4 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा के जगह 0 डिग्री रख देंगे, क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से देखते हैं ई बराबर मिल जाएगा, हम लोग को सोल्व करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने क्यू बट्टा आर स्क्वायर मिल जा रहा है, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आगे देखते हैं विद्युतीय क्षेत्र का परिभाषा कहता है, क्या कहता है विद्युतीय क्षेत्र, यदि किसी आवेश के कारण उसके चारों ओर बल का अनुभव होता है तो उसे विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। इसे ई द्वारा सूचित करते हैं, ई बराबर एफ बट्टा में क्यू होता है। तो ई बराबर एफ बट्टा क्यू हो गया, तो ई बराबर एफ बट्टा क्यू हुआ, और ई का मान समीकरण सेकंड में आ रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने क्यू बट्टा में आर स्क्वायर। इसको क्यू बट्टा आर स्क्वायर रख देते हैं, एफ बट्टा क्यू रख देंगे, यहाँ से एफ का मान निकालेंगे तो मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने क्यू बट्टा आर स्क्वायर। यही तो था कूलम का नियम कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने Q1 गुने Q2 बट्टा में आर स्क्वायर। तो हम लोग देखे 7 व्यंजक मिलते हैं आगे। चलिए तो 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है। संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है। तो पढ़े होंगे कि संधारित्र का खोज जो है लेडेन जार नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह एक विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से विभव के मान को वृद्धि किया जा सकता है। धारता पढ़े होंगे कि किसी धारता को सी से सूचित करते हैं, सी बराबर फॉर्मूला मिलता है क्यू बटा में भी। तो देखिए हम लोग कैसे सोल्व करेंगे इसको। माना कि किसी संधारित्र को क्यू आवेश देने से उसमें संचित ऊर्जा क्यू हो जाती है। अब यहाँ पर इसको क्यू आवेश देना है, तो क्यू आवेश को देने में लाने में पहले तो कार्य होगा, और उस किए गए कार्य को विद्युतीय विभव कहते हैं। तो विभव का परिभाषा कहता है V बराबर डब्ल्यू बट्टा क्यू। V बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बट्टा में क्यू। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब यहाँ से डब्ल्यू कार्य करेगा तो इसमें परिवर्तन होगा, तो डी डब्ल्यू बट्टा कितना हो गया, डी क्यू हो गया। अब यहाँ से डी डब्ल्यू निकाल लेंगे तो डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा V इंटू डी क्यू। डी डब्ल्यू बराबर क्या मिल जाएगा, V इंटू डी क्यू। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर हम लोग फर्स्ट। अब क्या करेंगे आगे की धारिता का परिभाषा कहता है C बराबर क्यू बट्टा भी। तो क्यू बट्टा भी होता है, इसलिए भी बराबर निकालेंगे क्यू बट्टा कितना हो जाएगा C। अब करेंगे समीकरण, इसको मान लिया सेकंड, और समीकरण सेकंड का मान फर्स्ट में रख देंगे तो डी डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, क्यू बट्टा C इंटू डी क्यू। अब कर देंगे इंटीग्रेट बोथ साइड। चलिए तो आगे देख लेना है आप लोग को, क्या हो जाएगा डी डब्ल्यू। अब यहां से ले लिए डी डब्ल्यू बराबर क्यू बट्टा सी इंटू डी क्यू। तो डी डब्ल्यू बराबर क्यू बट्टा सी डी क्यू। अब इसको हम ले लेते हैं लिमिट। क्या ले लेंगे, लिमिट। तो लिमिट लेंगे तब क्या मिल जाएगा हम लोग को, लिमिट लेने में मिल जाएगा कि अगर यहाँ पर आवेश का मान शून्य है तो कार्य शून्य होगा। आवेश क्यू लाते हैं तो क्यू आवेश को लाने में कार्य कितना हो जाता है, यू हो जाता है, तो यू लिख दिए। अब यहाँ पर हम लोग को करना है कि डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन जो होगा डब्ल्यू हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं 1/c जो है कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो क्यू के पावर 1 है, और इंटीग्रेशन में हम लोग रूल पढ़े हैं कि x के पावर n अगर होता है तो x के पावर n+1/n+1 करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं पावर 1+1 का मतलब हो जाएगा 2, तो q के पावर 2 बट्टा में आ गया 2। अभी W की जगह u रख देंगे, u हो जाएगा -0 बराबर 1/c। क्यू के जगह क्यू रखेंगे, क्यू स्क्वायर बट्टा 2, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे 0 का स्क्वायर बट्टा 2। अब क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा आप लोग को u बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर बट्टा c, और q बराबर पढ़ते हैं हम लोग सी भी। q बराबर क्या होता है, सी भी। यहाँ से q निकालेंगे तो सी भी, तो सी भी तो रखेंगे तो सी स्क्वायर भी स्क्वायर होगा, और सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा u बराबर 1/2 सी भी स्क्वायर बच जाएगा। चलिए सबको कर दीजिए हेलो हेलो।
सभी कोई मन लगा के पढ़िए और अपने परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त करें। हाँ, बोल दीजिए। सभी प्यारे बच्चों, लिंक को शेयर अवश्य करें। अगला देखते हैं हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। तो इसमें आप याद रखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होता है कि मान लिए हम लोग कि AB एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसके बीच की दूरी d है और प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व पढ़े होंगे कि एक इकाई क्षेत्रफल में आवेश के उपस्थित मान को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं और इसे सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। और यहाँ से सिग्मा बराबर मिल जाता है आपको Q/A। अब आता है आगे प्लेट के बीच हम निकालते हैं विद्युतीय क्षेत्र, तो आता है सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बराबर कहता है Q/A। तो Q/A जब रखेंगे तो E बराबर हो जाएगा Q/A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक हो गया। अब आता है आपका विभव। विभव बराबर कहता है विद्युतीय क्षेत्र गुने दूरी का प्रयोग करना है। तो विद्युतीय क्षेत्र गुने दूरी और विद्युतीय क्षेत्र का मान आ गया यहाँ से Q/A एप्सिलॉन नॉट गुने दूरी हो गया d। इस प्लेट के बीच की दूरी कितना हो गया? d। यहाँ तक इसको कर लें इक्वेशन फर्स्ट। अब पढ़ा हम लोग धारिता का परिभाषा। क्या पढ़े? धारिता का परिभाषा C बराबर Q/V होता है। C बराबर क्या होता है? Q/V। तो अब इसे हम रखेंगे C बराबर Q/V और V का मान रख लेंगे। तो V का मान आया Q/A एप्सिलॉन नॉट गुने d। Q से Q हो जाएगा कैंसिल, इसलिए C इक्वल टू बचेगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। अब मिलते हैं अगला क्वेश्चन के साथ। चलिए तो देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या है? लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस बनाने वाले सूत्र सत्यापित करें। तो याद रखेंगे ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोग का ऑप्टिक्स का। तो इसमें लिखा सॉल्यूशन में हमने कि माना कि L एक लेंस है। L एक क्या है? लेंस है जिसमें प्रधान अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु रखा है। ये प्रधान अक्ष हो गया जिसपे O बिंदु पे क्या रखा है? बिंदु वस्तु रखा है। जहां से चलने वाली किरणें, यहां से चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद I1 बिंदु पर मिलती है जो सतह 1 के लिए, इसमें दो सतह है, सतह 1 के लिए ये प्रतिबिंब का कार्य करता है, परंतु सतह दूसरे के लिए यह वस्तु का कार्य करता है। ये किसके लिए? ये एक बार बन जा रहा है क्या चीज? इमेज। इमेज किसके लिए बन रहा है? 1 के लिए। और ऑब्जेक्ट का काम कर दिया किसके लिए? सतह दूसरका के लिए। जिसका अंतिम प्रतिबिंब जो है I2 बिंदु पर बनता है। अब यहीं से देखेंगे इधर का जो अपवर्तनांक मान लिया इधर μ1 है, इधर का अपवर्तनांक कितना है? μ2 है। तो अब सतह 1 के लिए चलते हैं तो कहता है दूसरे माध्यम μ2/V माइनस μ1/U बराबर μ2 माइनस μ1/R पढ़े होंगे गोलीय सतह में अपवर्तन के लिए। हम लोग गोलीय सतह में अपवर्तन के लिए व्यंजक पढ़े थे μ2/V माइनस μ1/U बराबर μ2 माइनस μ1/R। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा μ2/V और μ1/U बराबर μ2 माइनस μ1/R इक्वेशन फर्स्ट। अब सतह दूसरका के लिए आते हैं सेकंड के लिए। तो कहता है इसके अपेक्षा इसके माध्यम में पहले जाएंगे तो μ1 माध्यम मिला μ1 और जो आपका आ रहा है इसमें आपका प्रतिबिंब इसका आ जा रहा है अंतिम प्रतिबिंब V' यहाँ से माइनस। अब इस माध्यम में आएंगे μ2 और यहाँ पर देखे थे ये आया था वस्तु दूरी, तो इसका वस्तु दूरी तो V आ गया तो V हो जाएगा इक्वल टू कितना बन जाएगा? μ2 माइनस μ1/R2 इक्वेशन सेकंड। अब देखते हैं कि जो पहले माध्यम का इसका जो है इधर आएगा वक्रता त्रिज्या तो ये हो जाएगा प्लस में और इसका वक्रता त्रिज्या इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। पढ़े होंगे हम लोग निर्देशांक चिन्ह प्रपाटी के अनुसार कि प्रधान अक्ष के बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती है और प्रधान अक्ष से दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती है। तो इसी प्रकार से अब इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? ये देखिए यहाँ से μ1 ये वाला पोर्शन आपका कौन सा? ये नहीं
ये पोर्शन और ये पोर्शन कट जाएगा, तो ये दोनों अब क्या हो जाएगा, जुटेगा, ये भी जुटेगा। तो जुट कर क्या आएगा, जो ध्यान देंगे इधर बचेगा म्यू1 बट्टा वी डैश माइनस में क्या चीज में आ जाएगा, एक यहाँ माइनस में है, ये प्लस में हो गया, म्यू1 बट्टा वी डैश माइनस में म्यू1 बट्टा यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2। और यहाँ पर जो R2 है कर्वेचर, रेडियस कर्वेचर दूसरे सतह के लिए वो ऋणात्मक आ रहा है, इसलिए माइनस में रख दिया और माइनस प्लस मिलकर यहाँ बना देगा माइनस। तो यहाँ पर देखेंगे 1 बट्टा भी माइनस 1 बट्टा यू बराबर, ये पोर्शन को यहाँ लेकर आ गए इसके बट्टा में, तो आ गया म्यू1। और जब म्यू1 से ए पढ़े हम लोग लेंस फॉर्मूला में 1 बट्टा भी माइनस 1 बट्टा यू बराबर 1 बट्टा एफ होता है, तब क्या हो जाएगा, तो 1 बट्टा भी माइनस 1 बट्टा यू बराबर 1 बट्टा एफ हो गया। तो म्यू2 माइनस म्यू1 बट्टा म्यू1, यहाँ से म्यू2 बट्टा म्यू1 कर लेंगे और म्यू1 बट्टा म्यू1 करेंगे तो कटकर हो जाएगा 1, तो आ गया 1 बट्टा एफ इक्वल टू म्यू2 बट्टा म्यू1 माइनस 1 इंटू 1 बट्टा R1 माइनस 1 बट्टा में R2। ये आप लोग को मेमोराइज रखना है, लेंस मेकर फॉर्मूला। चलिए तो हम लोग सीखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रिज्म में अपवर्तनांक सूत्र सत्यापित करें। कौन सा, प्रिज्म में अपवर्तनांक सूत्र सत्यापित करें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कई बार क्वेश्चन पूछ देता है प्रिज्म में विचलन कोण का व्यंजक प्राप्त करें या प्रिज्म में न्यूनतम विचलन का व्यंजक प्राप्त करें, या ऑब्जेक्टिव में डाल सकता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर बातों को। अब देखिए मान लिए हम लोग क्या मानते हैं कि एबीसी एक प्रिज्म है, इस एबीसी एक क्या है, प्रिज्म है, जिसमें पी बिंदु से आपतित किरण, पी बिंदु से आपतित किरण प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात आई से आर और आर से किस दिशा में होते हुए पुनः आर से एस दिशा में अपवर्तित हो जाती है। पी क्यू आर, यहाँ पर इस पॉइंट को दे देंगे एस, अपवर्तित हो जाती है। अब पृष्ठ ए बी तथा AC पर दो अभिलंब N तथा N डैश खींचा। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर समझना है थ्योरम को कि अब चले ट्रायंगल QDR में, किस में चल गए हैं, QDR। फिगर देखना बहुत जरूरी है। QDR कहाँ है, देखिए ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट है, यहाँ से ये जो किरणें जा रही है, ये आने के पश्चात मिल रही है, यहाँ पर जो विचलन बन रहा है, ये पॉइंट को माने D और ये पॉइंट को माने R, तो ये ट्रायंगल बन गया इस टाइप का, यहाँ पर QDR। अब कहता है कि ये जो कोण यहाँ पर बना रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं विचलन कोण, और ये भी जो कोण है ये भी है विचलन कोण। तो अब कहता है विचलन कोण किसके इक्वल होगा, तो ये I माइनस में R प्लस I डैश माइनस में R डैश के क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। तब डेल्टा बराबर I माइनस R प्लस I1 हो जाएगा, I डैश माइनस में हो जाएगा R डैश। तो डेल्टा बराबर ये दोनों को हम लोग साथ में कर लिए, I प्लस I डैश को, और माइनस में कर लेंगे और माइनस कॉमन ले लेंगे तो R प्लस R डैश बचेगा। ये कर लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं चतुर्भुज AQER में, AQ और किसमें, इसको मान लिए हैं CD, इसको मान लीजिए E, AQER में। तो अब AQER में जाएंगे तो कहता है कौन AQE और कौन ARE। ये देखिए लाइन ऐसा है, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कितना बन जा रहा है, 90 डिग्री। और कोण A और कोण E जो है ये आपस में बराबर है, और कितने के है, तो चतुर्भुज के चारों कोण 360 का होता है। कितने का, 360 का। तो A बराबर हो जाएगा, कहता है कोण A और कोण E दोनों का जो जोड़ होगा, यहाँ पर जोड़ होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा।
अब चलते हैं त्रिभुज क्यू ई आर में। क्यू ई आर में इस त्रिभुज में चल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखेंगे आर प्लस ई प्लस आर डैश, ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण, तीनों का योगफल 180 हो जाएगा। समीकरण थर्ड आ गया। अगला स्टेप कहता है समीकरण थर्ड और सेकंड को, सेकंड और थर्ड को तुलना कर लीजिए तो क्या हो जाएगा। तो 180 से 180 तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा कितना, तो कोण ए बराबर आर प्लस में आर डैश, ई से ई कैंसिल हो जाएगा। तो ए बराबर बच गया आर प्लस में आर डैश, इसीलिए ए बराबर मिल जाएगा आर प्लस में आर डैश, जिस कोण को हम लोग बोलते हैं प्रिज्म कोण। तो याद रखेंगे प्रिज्म कोण जो आता है वो ए बराबर कितना मिल रहा है, आर प्लस में आर डैश मिल रहा है। अब कहता है कि ए का मान समीकरण फर्स्ट में रख लेते हैं। तो फर्स्ट कितना आया है, आई प्लस आई डैश, आई प्लस आई डैश आया है। तो आई प्लस आई डैश और माइनस में इसका वैल्यू आ गया ए, तो माइनस हो जाएगा ए। अब कहता है न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन कहता है कि अगर डेविएशन मिनिमम हो तो जो आई है वो आई डैश के बराबर हो जाएगा और आर आर डैश के बराबर हो जाएगा। तो जब बराबर हो जाएगा तो 2i बन जाएगा, कितना बन जाएगा 2i और माइनस हो जाएगा a। इसीलिए अगर हम i निकालते हैं तो डेल्टा मिनिमम, ये माइनस इधर चला आएगा तो प्लस में a और बटा हो जाएगा 2। ये निकल गया हमारा आपतन कोण का व्यंजक। प्रिज्म में आपतन कोण का व्यंजक I बराबर डेल्टा मिनिमम प्लस a बटा में 2 हो गया। आप देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। स्नेल का नियम कहता है कि किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक भी कहते हैं और इसे म्यू द्वारा सूचित करते हैं। और म्यू के बराबर आता है साइन आई बटा में साइन आर। तो यहाँ पर हम लोग स्टेप में देखेंगे क्या मिल जाएगा, म्यू इक्वल टू साइन और आई का वैल्यू मिला है हम लोग का म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर और आई का वैल्यू मिला डेल्टा मिनिमम प्लस ए बटा में 2 और आर जो है कौन, आर, आर बराबर क्या मिल जाएगा, तो यहाँ आर आर के बराबर हो जाएगा तो 2r हो जाएगा। ए बराबर जब आर प्लस आर और आर डैश आर के बराबर हो रहा है तो ए बराबर 2r और आर बराबर हो जाएगा ए बटा 2, तो इसलिए साइन ए बटा 2 हो जा रहा है। तो ए आ गया अपवर्तनांक का व्यंजक। तो देखें आप लोग 11 क्वेश्चन। आइए सीखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे। रेडियो सक्रिय पदार्थ में विखंडन के लिए सिद्ध करें कि n बराबर n0 इंटू ई के पावर माइनस लैम्डा टी होता है। क्या सीखना है, n बराबर n0 इंटू ई के पावर माइनस लैम्डा टी होता है। तो याद रखेंगे माना कि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ में जब विखंडन नहीं हो रहा था अर्थात समय 0 था तो जो कुल परमाणु था वो n0 था, अर्थात n बराबर n0, n बराबर कितना हो गया n0, तथा विखंडन के t समय के बाद बचा हुआ परमाणु जो है वो n है, जो शेष परमाणु बच जाता है वो n है। अब कहता है रेडियो सक्रिय पदार्थ का विखंडन का नियम कहता है dn बट्टा dt बराबर माइनस लैम्डा n। अब हमने क्या किया, n को उठाकर यहाँ ले लाया तो dn बट्टा n बराबर और लैम्डा रह जाएगा, dt चला जाएगा इस साइड, तो माइनस लैम्डा dt हो गया। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड करवा दिए, यहाँ पर लिख देंगे इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ समाकलन करवाने पर तो 1 बट्टा n को हमने ले लिया इंटीग्रेशन के साथ लैम्डा। अब देखेंगे 1 बट्टा x का जो है इंटीग्रेशन वो log x होता है, तो log हो गया, बेस रहेगा a बराबर लैम्डा बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t प्लस में कांस्टेंट टर्म आ जाएगा c। अब आता है जब t इक्वल टू 0, जब कहता है जब टाइम 0 हो तो n बराबर n0 हो जाएगा। तो अब यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो log n की जगह n0, लैम्डा t की जगह 0 रख लेंगे c, ये पूरा हो जाएगा 0, इसलिए c बराबर मिलेगा log n0 इंटू a। ये आ गया समीकरण नंबर सेकंड। अब देखना है आगे समीकरण सेकंड का मान फर्स्ट में रखते हैं तो यहाँ पर c की जगह रखा जाएगा तो आ जाएगा log n2 बेस a माइनस लैम्डा t प्लस log n0 टू बेस ए। अब ये प्लस से इधर आएगा, आ जाएगा माइनस में बराबर लैम्डा टी और log m माइनस n log m बट्टा n का फॉर्मूला होता है तो log n बट्टा में n0 टू बेस e रहेगा माइनस लैम्डा टी। अब n बट्टा n0 होगा तो log जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में है
तो यहाँ से ये पावर में चला जाएगा, तो इसलिए आएगा ई के पावर माइनस लैम्डा टी। अब यहाँ से एन निकालेंगे तो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा एन बराबर एन नोट इंटू ई के पावर माइनस लैम्डा टी। हमारा हो गया प्रूव्ड। सीखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए तो हम लोग सीखेंगे 13वां नंबर क्वेश्चन। रेडियो सक्रिय पदार्थ में अर्धआयु तथा क्षय नियतांक के बीच संबंध स्थापित करें। रेडियो सक्रिय पदार्थ में अर्धआयु तथा क्षय नियतांक के बीच संबंध स्थापित करें। तो सॉल्यूशन में याद रखेंगे, माना कि रेडियो सक्रिय पदार्थ में मूल परमाणु की संख्या n0 है तथा अर्धआयु t है। माना कि रेडियो सक्रिय पदार्थ में मूल परमाणु की संख्या n0 है तथा अर्धआयु कितना मान लिए t है। तो क्या हो जाएगा, रेडियो सक्रिय पदार्थ के विखंडन के नियम से आप जानते हैं n बराबर n0 इंटू ई के पावर माइनस लैम्डा टी होता है, जो अभी हमने प्रूव किया। अब कहता है जब t इक्वल टू कैपिटल T हो तो n का वैल्यू जो है n0 बटा 2 हो जाएगा। तो अब n बराबर n0 बटा 2 रखेंगे तो n की जगह n0 बटा 2 बराबर n0 इंटू ई के पावर माइनस लैम्डा टी। n0 से n0 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बचेगा 1 बटा 2 बराबर, अभी देखिए ई पावर में ऊपर माइनस है, नीचे लेकर आ जाएंगे वैल्यू हो जाएगा प्लस में। तो अब यहाँ से आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा ई के पावर लैम्डा टी बराबर 2। अब यहाँ से हम लैम्डा टी करते हैं तो एक्सपोनेंशियल जब हटेगा तो यहाँ आ जाएगा लॉग, बेस के साथ में रहेगा ए। तो लैम्डा टी बराबर आ गया log 2 बेस ए। तो लैम्डा टी बराबर, अब इसको हम 10 के बेस में ले जाएंगे तो एक्सपोनेंशियल हटाएंगे तो 2.303 आ जाएगा। तो लैम्डा टी बराबर आ गया 2.303 इंटू 0.301 हो गया log 2 का वैल्यू। देख लीजिएगा कहीं कहीं हमें एग्जैक्टली क्लियर नहीं है। तो t बराबर हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.693 अपॉन लैम्डा, ये हो गया आपका प्रूफ। ये सीखे हम लोग 13 लॉन्ग क्वेश्चन, 3-4 और लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। चलिए तो देखते हैं अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन आपको लेते हैं मॉडर्न से, एनालॉग सिग्नल से क्या समझते हैं। क्या क्वेश्चन, एनालॉग सिग्नल से क्या समझते हैं। सिग्नल का मतलब होता है संकेत, समय का वैसा फलन जिसका मान और दिशा समय के साथ साथ परिवर्तित होते रहता है, उसे हम लोग सिग्नल संकेत कहते हैं। सिग्नल दो प्रकार का होता है, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल किसे कहते हैं, याद रखेंगे, जब किसी संकेत को तरंग के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जब किसी संकेत को तरंग के रूप में प्रदर्शित करते हैं तथा समय के साथ इसका मान और दिशा दोनों परिवर्तित होता है, तथा समय के साथ इसका मान और दिशा दोनों परिवर्तित होता है, तो ऐसे संकेत को एनालॉग सिग्नल, एनालॉग संकेत कहते हैं। देख रहे हैं कि समय के साथ इसका मान और दिशा दोनों परिवर्तित हो रहा है, तो ये बना गया एनालॉग सिग्नल। दूसरा आता है डिजिटल सिग्नल किसे कहते हैं, याद रखेंगे, जब किसी संकेत को तरंग के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तथा समय के साथ इसकी मान में परिवर्तन होता है। जब किसी संकेत को तरंग के रूप में प्रदर्शित करते हैं तथा समय के साथ इसकी मान में परिवर्तन होता है, परंतु दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसे संकेत को हम लोग डिजिटल सिग्नल, डिजिटल संकेत कहते हैं। जैसे देख रहे हैं इसमें डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, लेकिन इसका मान जो है ये बढ़ रहा है, घट रहा है। अगला क्वेश्चन है भूतरंग संचरण। याद रखेंगे भूतरंग संचरण की जब विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति 1.5 मेगाहर्ट्ज से कम होती है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी डाल सकता है, भूतरंग की आवृत्ति कितनी होती है, 1.5 मेगाहर्ट्ज से कम होती है। भूतरंग जब विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति 1.5 मेगाहर्ट्ज से कम होती है तो इन तरंगों का संचरण पृथ्वी के पृष्ठ के, मतलब पृथ्वी के जो सतह है उस सतह के अनुदिश होता है, तो इस संचरण को भूतरंग संचरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है आकाशीय तरंग संचरण से क्या समझते हैं। आकाशीय तरंग संचरण से क्या समझते हैं, याद रखेंगे कि जब विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति 2 मेगाहर्ट्ज से 10 मेगाहर्ट्ज के बीच होती है, तो इन तरंगों का परिवर्तन आयन मंडल के द्वारा होता है। 2 मेगाहर्ट्ज से 10 मेगाहर्ट्ज के बीच की होती है, तो इन तरंगों का परिवर्तन आयन मंडल के द्वारा होता है, तो इस संचरण को आकाशीय तरंग संचरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है अंतरिक्ष तरंग संचरण से क्या समझते हैं। याद रखेंगे अंतरिक्ष तरंग संचरण से क्या समझते हैं।
कि जब विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति 30 मेगाहर्ट्ज से अधिक होता है तो इन तरंगों का संचरण उपग्रह के माध्यम से होता है, तो इसे भूतरंग संचरण कहते हैं। तो इसे भूतरंग कह दिए। इसे अंतरिक्ष तरंग संचरण कहते हैं। फिर से याद रखेंगे, जब विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति 30 मेगाहर्ट्ज से अधिक होता है तो इन तरंगों का संचरण उपग्रह के माध्यम से होता है, तो ऐसे संचरण को अंतरिक्ष तरंग संचरण कहते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं शॉर्ट में, ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर क्या है? याद रखेंगे, ऑप्टिकल फाइबर एक उपकरण है जो किसी संकेत को प्रकाशिकीय ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करता है। ऑप्टिकल फाइबर एक उपकरण है जो किसी संकेत को प्रकाशिकीय ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित करता है और यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर एक उपकरण है जो किसी तरंग को प्रकाश के रूप में परिवर्तित करता है। यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसे हम लोग ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन है हम लोग का शॉर्ट आंसर में, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? याद रखेंगे, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कि जब धातु के पृष्ठ पर उच्च आवृत्ति के प्रकाश आपतित होते हैं तो धातु से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। जब धातु के पृष्ठ पर उच्च आवृत्ति के प्रकाश आपतित होते हैं तो धातु के पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, जिस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। और इसी घटना पर जो है सोलर सेल क्या होता है? आधारित होता है। कि जैसे देख लीजिए, इसमें आपका देखे होंगे कि अर्धचालक से बना होता है। जब इस पे सनलाइट पड़ता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाता है और जो भी उपकरण हम लगाते हैं यहाँ पर बल्ब, पंखा, इसका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 8वां नंबर, देहली आवृत्ति से क्या समझते हैं? देहली आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसे बोलते हैं, याद रखेंगे, वह न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश जिसे प्राप्त करने के बाद धातु के पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। अर्थात बोल सकते हैं हम कि जब धातु के पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जिस न्यूनतम आवृत्ति